नमस्कार साथियों, मिशन पीसीएस क्लासेस में मैं वरुण कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग डेली न्यूज़ एनालिसिस प्रोग्राम के माध्यम से जो डेली के न्यूज़पेपर्स के इम्पोर्टेंट सुर्खियों होते हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो आइए आज हम लोग दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण द हिंदू और इन तमाम न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंस आर्टिकल को देखते हैं। तो आज हम लोग पहला टॉपिक्स को देखेंगे जो द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। इसका फर्स्ट आर्टिकल्स है पाकिस्तान एंड एफएटीएफ। पाकिस्तान एंड एफएटीएफ। एफएटीएफ का मतलब आपको समझना होगा। एफएटीएफ का फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य 1989 में इसका गठन किया गया था एफएटीएफ का, जिसका मेन मकसद आपको मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म को रोकना था, क्योंकि पूरे विश्व के समय एक सबसे बड़ी समस्या मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म है, आतंकवाद है। तो आतंकवादियों के पास धन नहीं पहुंचे, इसको लेकर के 1989 में एफएटीएफ का गठन किया गया था। 39 देश इसके अंदर शामिल हैं और 3 कंट्री अगर किसी विधेयक को, किसी प्रपोजल को एक साथ इनकार कर जाते हैं तो जो अप्रूवल है वो निरस्त माना जाता है। तो इस बात को समझना होगा। तो हाल ही में पाकिस्तान को अभी ग्रे लिस्टेड में शामिल किया गया है। एफएटीएफ के ग्रे लिस्टेड में पाकिस्तान को रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को कोई भी देश आर्थिक सहायता पूरी तरह से नहीं करेगा, आर्थिक सहायता में कुछ कमी करने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से ग्रे लिस्टेड में पाकिस्तान को रखा गया है और इसको सुधार करने की कोशिश करने की बात कही गई है। अगर पाकिस्तान अपने आप में सुधार नहीं करता है तो कुछ दिनों में इसे ब्लैक लिस्टेड की कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जो भारत के विदेशी संबंध खास करके चाइना के साथ अच्छा नहीं रहा। तुर्की, मलेशिया, इन 3 जो कंट्री हैं वो भारत के विरुद्ध में मतदान करते हैं। इसी की वजह से पाकिस्तान ब्लैक लिस्टेड में नहीं आ पाता है, क्योंकि आपको मालूम है, हम पहले ही बताया, अगर 3 कंट्री किसी प्रपोजल पर एक साथ असहमति जताते हैं तो प्रपोजल कैंसिल माना जाता है। तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड करने का जो प्रपोजल है उस पर चाइना, मलेशिया और तुर्की एक साथ असहमति जताते हैं, इसलिए पाकिस्तान अभी तक ब्लैक लिस्टेड देश की कैटेगरी में नहीं शामिल हो पाया है। तो आपको इससे इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम में बनेंगे कि एफएटीएफ का गठन कब हुआ। तो 1989 आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें शामिल सदस्य देशों की संख्या 39 है। 3 कंट्री अप्रूवल पर सहमति देते हैं। तो इस तरह से इन तमाम बातों को आपको दिल और दिमाग में ध्यान से रखना होगा, क्योंकि यहीं से एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो इस तरह से ये द हिंदू का पहला आर्टिकल आपको कंप्लीट होता है। सेकेंड आर्टिकल हम लोग दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण से लिए हैं, जो काफ़ी चर्चा में रहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आपको मालूम होना चाहिए कि यह जो योजना है वो खाद्य सुरक्षा से संबंधित योजना है, फूड सिक्योरिटी से संबंधित योजना है। खाद्य सुरक्षा का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सही समय पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध होना ही खाद्य सुरक्षा कहलाता है, फूड सिक्योरिटी कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी समस्या आपको मालूम होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय फूड रिसर्च सेंटर के माध्यम से बताया गया है कि भारत के 34.9% बच्चे आज भी स्टंटिंग का शिकार हैं, माल न्यूट्रिशन की समस्या से गुजर रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ का, कुपोषण का शिकार 34.9%। खास करके कोरोना के समय में, जब कोरोना की पीरियड थी, तो लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या फूड सिक्योरिटी को लेकर के था, खाद्य सुरक्षा को लेकर के। कोविड-19 के दौर में सबसे बड़ी समस्या समाज के कुछ वैसे लोगों के पास सबसे बड़ी समस्या था जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते थे, जो काफ़ी जुल्म के शिकार थे, जिनके पास फूड सिक्योरिटी की सबसे बड़ी समस्या थी। तब जाकर के सरकार के द्वारा 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत किया गया, जिसके माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक माह
5 केजी गेहूं और अनाज निःशुल्क दिया जाता है। गेहूं चावल निःशुल्क दिया जाता है ताकि अपनी पोषण को बनाए रखने में कामयाब हो सके। इसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने, एक बात आपको गौर करना होगा कि यह जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन क्रियान्वयन है। वित्त मंत्रालय इस योजना को ऑपरेट कर रहा है, सबसे बड़ी बात है। और इसके लिए भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में 1.70 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से ये सेकेंड आर्टिकल आपको द हिंदू से हम लोग लिए हुए थे, तो इस तरह से आर्टिकल आपको कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग राष्ट्रीय संस्करण से लिए हुए हैं, जो दैनिक जागरण का एक राष्ट्रीय संस्करण होता है। उसमें कोर्ट टीकाकरण में हस्तक्षेप न करे, यह केंद्र सरकार का अपील है कि जो सेंट्रल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह अपील किया है कि जो टीकाकरण का प्रोग्राम है वो सरकार के प्रशासनिक अधिकारी, सरकार के डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर बैठे हुए लोग अच्छे ढंग से इसको सफल कर रहे हैं। तो कोर्ट से आग्रह किया है कि टीकाकरण वैक्सीनेशन प्रोग्रामिंग में आप इंटरफेयर नहीं करें। आपको मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 के दौर में सरकार ने वैक्सीनेशन को काफ़ी जोड़ तोड़ से आगे ले जाने की कोशिश में लगा हुआ है। और सबसे पहले 45 प्लस एज ग्रुप के लोगों को वैक्सीन दिया जा रहा था। उसके बाद से अभी 18 प्लस एज ग्रुप्स के लोगों को वैक्सीन देने के काम जोड़ों पर है। आपको मालूम होना चाहिए कोवैक्सीन अब 2 से लेकर के 18 वर्ष के लोगों को भी दिया जाएगा, इसके लिए अनुमति दे दी गई है। तो ये सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है टीकाकरण के प्रोग्राम को लेकर के। लेकिन कोर्ट देखने को मिला कि कोरोना काल में काफ़ी अति उत्साहित हो चुका था। सरकार के प्रत्येक प्रोग्राम में इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही थी, जिसको अगर पॉलिटी के खंड से हम जोड़े तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का चैप्टर बन जाता है, न्यायिक सक्रियता का चैप्टर बन जाता है। इसको आप पॉलिटी के सेक्शन में देख सकते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म। चूँकि आपको मालूम है कि सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग को एक्सिक्यूटिव बोला जाता है, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा अंग जुडिशियरी। प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य होते हैं, उसकी सीमा रेखा होता है। लेकिन जब जुडिशियरी एक्सिक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगता है तो इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, जो न्यायिक सक्रियतावाद के नाम से जाना जाता है। कभी कभी यह देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी देश के लिए एक सकारात्मक बातें होती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि कोर्ट टीकाकरण में हस्तक्षेप न करे, केंद्र सरकार की अपील है। तो अगर ये हम लोगों को अगर एग्ज़ाम के व्यू से इसको देखा जाए तो आप इसको जुडिशियल एक्टिविज्म से जोड़ करके देखिए, और जुडिशियल एक्टिविज्म पॉलिटिक्स सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और भारतीय संविधान के अंदर प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय को जुडिशियल एक्टिविज्म की पावर नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं संविधान के अंदर, जैसे आर्टिकल 12 की हम बात करें जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रोत्साहित करता है। आर्टिकल 13 की बात करें जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रोत्साहित करता है। आर्टिकल 131, आर्टिकल 132, इन तमाम जो आर्टिकल्स हैं आपको जुडिशियल एक्टिविज्म को प्रोत्साहित करने का काम करता है। दूसरी तरफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर जो थ्योरी 24 मार्च 1973 को केशवानंद भारती केस में सामने आया था, ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म को काफ़ी प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो इस तरह से इस खंड से, इस आर्टिकल से आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है, इनडायरेक्ट रूप से आपसे जुडिशियल एक्टिविज्म से जोड़ करके सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। दूसरी बात, आपको इन तमाम आर्टिकलों को देखना होगा। आर्टिकल 12, 13, 131 और 132 24 अप्रैल 1973 के केशवानंद भारती केस को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंस है। इस तरह से ये आर्टिकल आपको कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग द हिंदू पेपर से लिए हुए हैं। उसमें 2 ऑपरेशन की चर्चा जो लॉकडाउन के समय काफ़ी जोरों पर है, वो ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन। आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले बार लॉकडाउन के समय देश के कुछ नागरिक विदेशों में फंस चुके थे,
जिसको बाहर निकालने के लिए भारत के नेवी और एयरफोर्स ने मिलकर के 2 मिशन चलाए थे। एयरफोर्स के मिशन को वंदे भारत मिशन के नाम से जाना जाता है, वहीं नेवी के मिशंस को ऑपरेशन समुद्र सेतु के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस बार जो सेकेंड वेव भारत में काफ़ी जोरों से चल रही है, कोरोना कोविड-19 का सेकेंड वेव, तो वैसी परिस्थिति में देश के सामने सबसे बड़ी समस्या ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के है। ऑक्सीजन, सैनिटाइज़र, मास्क, पीपीटी, पीपीई, इन तमाम चीज़ों की देश के अंदर कमी महसूस की जा रही है। इसी की ढुलाई करने के लिए, इसी को विदेशों से लाने के लिए भारत सरकार के नेवी, जो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करने वाली नेवी, ऑपरेशन समुद्र सेतु के माध्यम से ऑक्सीजन को, पीपीटी को, सैनिटाइज़र को और मास्क को देश के अंदर लाने का काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। सीधे एग्जाम में 1 लाइनर सवाल में आपको आएगा कि ऑपरेशन समुद्र सेतु किस सेना का एक ऑपरेशन है, तो उसको ध्यान में रखना होगा, नेवी और वंदे भारत मिशन एयरफोर्स का है। नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे। आपको मालूम है मई के अंदर 2 मई को बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें ममता बनर्जी तो बंगाल का चुनाव जीत ली, लेकिन खुद की सीट पर जो नंदीग्राम से चुनाव हार जाती है। और चुनाव हराने वाले जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनका नाम था शुभेंदु अधिकारी। तो शुभेंदु अधिकारी को बंगाल विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया है। विपक्ष के नेता इन्हें बीजेपी के साइड से बनाया गया। तो ये भी आपको काफ़ी चर्चा में रहेगा, चूँकि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को चुनाव में हरा देना एक बहुत बड़ी बात होती है, और ये काम शुभेंदु अधिकारी जी करने का काम किए हैं, तो इनका नाम भी काफ़ी चर्चा में है और इनसे सवाल एग्जाम में आने की संभावना है, प्रबल संभावना है कि इनसे एग्जाम में सवाल जरूर आएंगे। तो इस बात को आपको गौर करना होगा कि बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी बने हुए, जो नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत करके आए हुए हैं। तो इस तरह से ये आर्टिकल्स कंप्लीट होते हैं।